माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि अपनी ही जिंदगी के उन हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर हम शोर शराबे में भूल जाते हैं। रात के 3:30 बज रहे थे और आर्यन के कमरे में छाई वो हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान बिखेर रही थी। मेज पर पड़ा लैपटॉप अभी भी खुला था, जिस पर दर्जनों टैब्स एक साथ सांस ले रहे थे, बिल्कुल आर्यन के दिमाग की तरह। उसे लग रहा था कि अगर वो अभी नहीं रुकेगा तो शायद उसका सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। उसकी धड़कनें तेज थी, जैसे कोई अदृश्य इंजन उसके सीने के भीतर तेजी से दौड़ रहा हो। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई महीनों से उसकी सुबह कॉफी के कड़वे घूंट से शुरू होती थी और रातें स्क्रीन की रोशनी में खत्म। उसे सिखाया गया था कि जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ही तरक्की मिलेगी, लेकिन उसे कोई ये बताना भूल गया कि शरीर की अपनी एक बायोलॉजी होती है, अपना एक कानून होता है। जब वो अपनी कुर्सी से उठा और बालकनी की तरफ बढ़ा तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसका अंदरूनी तापमान अभी भी बढ़ा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी रेस में भाग रहा है जहां फिनिश लाइन हर कदम के साथ और दूर होती जा रही है। वो थका हुआ तो था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। ये वही हालत थी जिसे अक्सर लोग एग्जॉशन कहते हैं, लेकिन असल में ये उसके शरीर का एक गहरा संकेत था। बालकनी में अंधेरा था, सिर्फ दूर कहीं स्ट्रीट लाइट की पीली चमक सड़कों पर सो रही थी। तभी उसे पड़ोस वाली बालकनी में एक परछाई दिखी। वो डॉक्टर सारा थी, जो अक्सर देर रात तक जागकर आसमान को निहारती रहती थी। आर्यन को लगा कि शायद वो अकेली ऐसी इंसान है जो उसे इस वक्त समझ सकती है। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या उन्हें भी नींद नहीं आ रही। सारा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि नींद तो आनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर अपने शरीर के रिदम्स को इतना उलझा देते हैं कि वो खुद रास्ता भूल जाता है। उन्होंने आर्यन के हाथ में थामे उस एनर्जी ड्रिंक के कैन की तरफ इशारा किया और कहा कि हम सारा दिन सिर्फ खर्च करना जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कमाई कैसे होती है। आर्यन को लगा कि वो पैसों की बात कर रही है, पर सारा का इशारा उसकी अपनी एनर्जी और शरीर के भीतर चलने वाले उस जादुई संतुलन की तरफ था जिसे हम अपस्टेट और डाउनस्टेट कहते हैं। उन्होंने आर्यन को समझाया कि कुदरत में हर चीज एक लहर की तरह चलती है। समंदर की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो वो अपस्टेट में होती है अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटना पड़ता है, शांत होना पड़ता है ताकि वो अगली लहर के लिए फिर से ऊर्जा जुटा सके। अगर लहरें सिर्फ आगे बढ़ती रहें और कभी वापस ना आए तो समंदर सूख जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें बहुत उथली यानी शैलो थी। सारा ने उसे गौर करने को कहा कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमारा अपस्टेट है, जो जरूरी तो है, लेकिन अगर हम हमेशा इसी हाल में रहें तो हमारे शरीर के भीतर मरम्मत का काम रुक जाता है। आर्यन को पहली बार समझ आया कि उसकी ये बेचैनी सिर्फ काम का बोझ नहीं थी, बल्कि उसके शरीर के भीतर चल रहा एक असंतुलन था। सारा ने बताया कि रात का ये सन्नाटा सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये कुदरत का डाउन स्टेट है। ये वो वक्त है जब पेड़ पौधे, जानवर और यहां तक कि हमारी कोशिकाएं भी खुद को दोबारा तैयार करती है। उसने सोचा कि वो तो हमेशा हाई गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, ये सोचे बिना कि इंजन को ठंडा होने के लिए भी वक्त चाहिए। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी बैटरी है जिसे लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, पर चार्जिंग का प्लग कभी लगाया ही नहीं गया। सारा की बातें किसी पुराने गाने की तरह सुकून दे रही थी, पर उनमें एक गहरा साइंस छिपा था। उन्होंने उसे एक दिलचस्प बात बताई कि हमारी सेहत का राज इस बात में नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कितनी अच्छी तरह से रुकते हैं। जब हम डाउन स्टेट में जाते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमान संभाल लेता है। ये शरीर का वो मैकेनिक है जो चुपचाप आकर
टूटी फूटी चीजों को ठीक करता है, यादों को सहेजता है और अगली सुबह के लिए हमें ताजगी देता है। आर्यन को अपनी गलती समझ आने लगी थी। वो रात को देर तक खाना खा रहा था, तेज रोशनी में काम कर रहा था और अपनी नींद के साथ सौदेबाजी कर रहा था। उसे लगा कि वो वक्त बचा रहा है, पर हकीकत में वो अपनी उम्र और अपनी प्रोडक्टिविटी को दांव पर लगा रहा था। सारा ने उसे खिड़की के बाहर की खामोशी महसूस करने को कहा। उन्होंने कहा कि देखो, ये रात तुम्हें कुछ सिखा रही है, ये तुम्हें ठहरना सिखा रही है। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद ली और पहली बार उस भारीपन को महसूस किया जो उसकी आंखों के पीछे जमा था। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग एक ऐसे ब्राउजर की तरह है जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं और अब उसे एक एक करके उन्हें बंद करने की जरूरत है। उसने सारा से पूछा कि क्या वाकसिफ्स हो जाना ही काफी है? सारा ने सिर हिलाया और कहा कि डाउन स्टेट सिर्फ नींद नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये वो छोटे छोटे पल हैं जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम बिना किसी मकसद के टहलते हैं, या जब हम अपने खाने के वक्त को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ मिलाते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि हमारा शरीर एक घड़ी की तरह है जो सूरज की रोशनी और अंधेरे के साथ सेट होती है। जब हम उस घड़ी के खिलाफ जाते हैं तो सब कुछ बिखरने लगता है। आर्यन को याद आया कि कैसे वो अक्सर आधी रात को भारी खाना खा लेता था और फिर सोचता था कि उसे सुबह उठकर भारीपन क्यों महसूस होता है। सारा ने हल्के अंदाज में मजाक किया कि अगर तुम अपनी कार में खराब पेट्रोल डालोगे और उसे बिना सर्विसिंग के चलाओगे तो वो सड़कों के बीच में ही दम तोड़ देगी। तुम्हारा शरीर भी तो वही है। आर्यन को अपनी नादानी पर हंसी आई, लेकिन ये हंसी भी एक तरह का सुकून लेकर आई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मशीन को इतना ज्यादा खींच दिया था कि अब उसे प्यार और देखभाल की जरूरत थी, न कि और ज्यादा कैफीन की। बालकनी की रेलिंग को पकड़ते हुए उसने नीचे खाली सड़क की तरफ देखा। सारा की आवाज उसे एक ऐसी दुनिया की याद दिला रही थी जो शायद वो भूल चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां काम के बीच में आराम की जगह थी, जहां रात का मतलब सिर्फ सोना नहीं बल्कि खुद को नया बनाना था। उन्होंने उसे बताया कि कैसे हमारी धड़कनों के बीच का फासला, जिसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, ये बताता है कि हमारा शरीर कितना लचीला है। जितना ज्यादा हम डाउन स्टेट का सम्मान करेंगे उतना ही बेहतर हमारा अप स्टेट होगा। आर्यन को यह बात बड़ी अजीब लेकिन सच लगी। उसे हमेशा लगता था कि आराम करना मतलब समय की बर्बादी है, लेकिन यहां तो मामला एकदम उल्टा था। आराम करना ही वो निवेश था जो उसे बेहतर परफॉर्मेंस देने के काबिल बनाता। सारा ने उसे सलाह दी कि आज रात जब वो अंदर जाए तो उन सब लाइट्स को बंद कर दे जो उसकी आंखों को धोखा दे रही है कि अभी भी दिन है। उसे अपने शरीर को यह संकेत देना होगा कि अब जंग खत्म हो गई है और अब शांति का वक्त है। आर्यन जब वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा तो उसे अपना वही कमरा कुछ अलग सा लगा। वो लैपटॉप की स्क्रीन अब उसे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक थके हुए औजार की तरह लगी जिसे भी अब बंद होने की जरूरत थी। उसने धीरे से उसे शट डाउन किया और कमरे की बत्तियां बुझा दी। अंधेरे में उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि उसका सीना हर सांस के साथ कैसे फूल रहा है और कैसे धीरे धीरे हवा बाहर जा रही है। ये लय उसे समंदर की उन लहरों की याद दिला रही थी जिनका जिक्र सारा ने किया था। उसे समझ आया कि वो खुद भी कुदरत का ही एक हिस्सा है और कुदरत कभी भी बिना रुके नहीं चलती। उसे वो शांति महसूस होने लगी जिसे वो बाहर की चीजों में ढूंढ रहा था। उसने अपने बिस्तर पर लेटते वक्त महसूस किया कि तकिया आज कुछ ज्यादा ही नरम लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसका दिमाग उसे सोने की इजाजत दे रहा था। उसने सोचा कि हम कितने अजीब हैं। हम अपनी गाड़ियों और गैजेट्स का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन इस सबसे कीमती मशीन अपने शरीर को भूल जाते हैं। उसे अपनी मां की बातें याद आई जो हमेशा कहती थी कि बेटा वक्त पर खाया करो और वक्त पर सोया करो।
तब उसे ये सब बातें पुरानी और बोरिंग लगती थी। लेकिन आज सारा की बातों ने उन पुरानी नसीहतों के पीछे छिपे गहरे विज्ञान को उजागर कर दिया था। ये सिर्फ अनुशासन की बात नहीं थी, ये सर्वाइवल की बात थी। उसने खिड़की से आती चांदनी को देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियों में जो तनाव था वो धीरे धीरे पिघल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो नींद के आगोश में समाने के लिए तैयार हो रहा था। ये एक अलग तरह का एहसास था, जैसे कोई बरसों बाद अपने घर लौटा हो। उसे समझ आया कि असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर रुक जाने में है। रात की उस खामोशी ने उसे एक भरोसा दिया कि कल सुबह जब वो उठेगा तो वो सिर्फ जगा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो पूरी तरह से नया होगा। उसकी कोशिकाओं के भीतर मरम्मत का वो जादुई सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसके लिए उसने शायद महीनों से कोई मौका नहीं दिया था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उस अंधेरे को गले लगा लिया, ये जानते हुए कि यही वो रास्ता है जो उसे एक बेहतर और सेहतमंद कल की तरफ ले जाएगा। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें उसकी खिड़की के पर्दों को चीरकर कमरे में अपनी जगह बना चुकी थी। आमतौर पर उसकी सुबह अलार्म के साथ होने वाली एक जंग जैसी होती थी, जहां वो 5-5 मिनट के 10 स्नूज दबाता था और फिर बिस्तर से ऐसे उठता था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती युद्ध के मैदान में धकेल दिया हो। लेकिन आज कुछ अलग था। रात की उस लंबी बातचीत और अंधेरे के उस सुकून ने शायद उसके अंदर के किसी पुराने स्विच को दोबारा ऑन कर दिया था। उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे डॉ सारा की वो बात याद आई कि जागते ही स्क्रीन की उस नीली रोशनी में डूबना अपने दिमाग को एक नकली बिजली का झटका देने जैसा है। उसने फोन छोड़ दिया और बस कुछ देर लेटा रहा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अभी भी थोड़ा भारी था, जैसे कोई पुरानी मशीन जिसे चालू होने में थोड़ा वक्त लगता है। उसे लगा कि हम इंसान भी कितने अजीब हैं। हमें लगता है कि आंख खुलते ही हमें 100 की रफ्तार से दौड़ना चाहिए, जबकि हमारी बायोलॉजी धीरे धीरे जागना पसंद करती है। वो धीरे से उठा और बालकनी की तरफ गया। सुबह की वो ताजी हवा और सूरज की कोमल रोशनी उसकी त्वचा पर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। डॉ सारा वहां पहले से ही अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह के इस संगीत का हिस्सा हो। आर्यन ने उन्हें नमस्ते किया और पास जाकर खड़ा हो गया। उसने पूछा कि सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहां से आती है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती आर्यन, ये बस उस रिदम का नतीजा है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। उन्होंने पौधों की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि जैसे ये पत्ते सूरज की रोशनी मिलते ही अपना काम शुरू कर देते हैं, हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारे अंदर एक मास्टर क्लॉक है जो सूरज के उगने और ढलने के साथ तालमेल बिठाती है। जब हम सुबह की इस असली रोशनी को अपनी आंखों के जरिए अंदर लेते हैं तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई अब जागने का वक्त हो गया है। ये रोशनी हमारे शरीर में वो जरूरी केमिकल्स रिलीज करती है जो हमें सतर्क और खुश महसूस कराते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि वो बरसों से अपनी इस अंदरूनी घड़ी को गलत तरीके से चला रहा था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अंधेरे कमरे में अपने फोन की नीली रोशनी देखता था, जो उसके दिमाग को कंफ्यूज कर देती थी। सारा ने उसे बताया कि सुबह की ये धूप सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे मूड और हमारी रात की नींद की क्वालिटी को भी तय करती है। उन्होंने कहा कि अगर तुम सुबह सही वक्त पर रोशनी लेते हो तो तुम्हारा शरीर रात को सही वक्त पर मेलाटोनिन नाम का वो हार्मोन बनाना शुरू कर देता है जो तुम्हें सुकून की नींद सुलाता है। आर्यन को हंसी आई। उसने सोचा कि वो रात की नींद के लिए गोलियां और सप्लीमेंट्स ढूंढ रहा था, जबकि उसका इलाज तो सुबह की इस मुफ्त की धूप में छिपा था। ये बातें इतनी आसान थी कि उन पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आर्यन को अपने अंदर एक बदलाव सा महसूस हो रहा था। उसकी वो सुबह वाली घबराहट
जो अक्सर काम की लिस्ट को याद करके होती थी, आज कहीं गायब थी। सारा ने फिर उसकी कॉफी की लत की तरफ बात मोड़ी। आर्यन को लगा कि शायद वो उसे कॉफी पीने से मना करेंगी, लेकिन उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में कहा कि कॉफी बुरी नहीं है, बस उसका वक्त गलत हो सकता है। उन्होंने समझाया कि सुबह जब हम जागते हैं तो हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो हमें जगाने में मदद करता है। ये हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट एस्प्रेसो है। अगर हम ठीक उसी वक्त ऊपर से और कॉफी डाल देते हैं तो शरीर का अपना सिस्टम आलसी हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम जागने के 1-1.5 घंटे बाद पहली कॉफी पियो, ताकि शरीर को अपना काम करने का मौका मिले। आर्यन ने सोचा कि वो तो आंख खुलते ही मशीन की तरह किचन की तरफ भागता था। उसे लगा जैसे वो अपने शरीर के मैकेनिक को काम करने से रोक रहा था। सारा की बातें उसे किसी बड़े भाई या पिता की तरह लग रही थी, जो बिना डांटे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे रहे थे। बातों बातों में सारा ने खाने के समय का जिक्र छेड़ा। उन्होंने बताया कि हमारी पाचन शक्ति भी इसी सूरज की घड़ी से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सुबह और दोपहर के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे तेज होता है, क्योंकि कुदरत चाहती है कि हम उस वक्त ईंधन भरें जब हमें सबसे ज्यादा काम करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह अक्सर कुछ नहीं खाते या बस भागते भागते कुछ चबा लेते हैं, और फिर रात को जब शरीर को आराम करना चाहिए तब हम भारी भरकम दावत उड़ाते हैं। उन्होंने आर्यन को एक मेटाफर दिया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम अपनी दुकान को बंद करने के वक्त नया स्टॉक मंगा लो। जब वर्कर घर जाने की तैयारी कर रहे हो तब तुम उन्हें काम पर लगा दो। आर्यन को अपनी वो लेट नाइट पिज़्ज़ास और मिडनाइट स्नैक्स याद आए। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों उसे सुबह उठकर एसिडिटी और सुस्ती महसूस होती थी। उसका शरीर रात भर उस भारी खाने को पचाने में लगा रहता था, जबकि उस वक्त उसे खुद की मरम्मत, रिपेयर करनी चाहिए थी। धूप अब थोड़ी तेज होने लगी थी और बालकनी में चिड़ियों का शोर बढ़ गया था। सारा ने कहा कि आज तुम एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। बस अपनी घड़ी को सूरज के साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करो। जब भूख लगे तभी खाओ, लेकिन कोशिश करो कि सूरज ढलने के बाद तुम्हारा शरीर कम से कम काम करे। आर्यन को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी सारी सोशल लाइफ तो रात को ही शुरू होती थी। लेकिन सारा ने शांत लहजे में कहा कि बदलाव रातों रात नहीं आता, बस छोटे छोटे कदम उठाओ। जैसे आज रात सोने से 2 घंटे पहले खाना खाकर देखो। उन्होंने उसे बताया कि जब हम अपने खाने के समय को छोटा कर देते हैं और शरीर को एक लंबा डाउन स्टेट देते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल सुधरता है और हमारी एनर्जी बढ़ती है। आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के साथ की जाने वाली एक दोस्ती है। वो वापस अपने कमरे में आया तो उसे मेज पर रखा हुआ सैंडविच दिखा, जो उसने कल रात अधूरा छोड़ दिया था। उसने उसे डस्टबिन में डाला और तय किया कि आज वो अपने खाने और जागने के तरीके को थोड़ा सम्मान देगा। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी बाहरी दुनिया को संवारने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। सारा ने चलते चलते एक और बात कही थी कि तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही तार से जुड़े हैं। अगर तुम्हारी धड़कनें तेज है तो तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रह सकता, और धड़कनों को शांत करने का रास्ता तुम्हारी सांसों और तुम्हारी आदतों से होकर गुजरता है। आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती में जो जकड़न रहती थी वो अब थोड़ी कम हो रही है। उसने अपने लैपटॉप को खोला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो तनाव नहीं था। उसने काम शुरू करने से पहले अपनी खिड़की को पूरी तरह खोल दिया ताकि ताजी हवा आती रहे। उसने सोचा कि कैसे हम बंद कमरों और कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट में रहकर अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं। सारा ने उसे बताया था कि ब्लू लाइट जो हमारी स्क्रीन से निकलती है वो हमारे दिमाग को ये झूठ बोलती है
कि अभी भी दोपहर है, चाहे रात के 2 ही क्यों न बज रहे हों। इससे हमारा सिस्टम कभी डाउन स्टेट में जा ही नहीं पाता। आर्यन ने अपने फोन में नाइट मोड ऑन किया और मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि वो एक जासूस की तरह अपने ही शरीर के राज खोल रहा है। ये सब किसी बोरिंग साइंस क्लास जैसा नहीं था, बल्कि एक रोमांचक सफर जैसा था, जहां उसे अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस मिल रही थी। दोपहर होते होते उसे महसूस हुआ कि उसे वैसी थकान नहीं हो रही थी जैसी अक्सर होती थी। आमतौर पर लंच के बाद उसे नींद के झोंके आते थे, लेकिन आज उसने हल्का भोजन किया था और सारा की बातों को ध्यान में रखा था। उसने महसूस किया कि जब आप अपने शरीर की भाषा को समझने लगते हैं तो वो आपको धोखा नहीं देता। सारा ने कहा था कि अपस्टेट में रहना बुरा नहीं है, आखिर हमें काम तो करना ही है, लेकिन असली कला यह है कि हम अपस्टेट और डाउन स्टेट के बीच एक झूला स्विंग बना सके। हम जितनी गहराई से नीचे जाएंगे उतनी ही ऊंचाई तक हम ऊपर उठ पाएंगे। आर्यन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने अब तक सिर्फ ऊपर उठने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा। शाम को जब वो काम खत्म करके बाहर निकला तो आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। उसने अपनी घड़ी देखी और महसूस किया कि आज उसका दिन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव रहा था, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉफी या स्ट्रेस के। उसे डॉ सारा की वो हल्की सी मुस्कान याद आई। उसे अब समझ आ रहा था कि वो इतनी शांत क्यों रहती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को कुदरत के उन अदृश्य नियमों के साथ जोड़ लिया था जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। आर्यन ने तय किया कि आज वो रात को जल्दी घर जाएगा और सूरज ढलने के बाद अपनी लाइटों को धीमा कर देगा। उसे उस डाउनस्टेट का इंतजार था जिसे वो अब तक एक बोझ समझता था, पर अब वो उसके लिए एक उपहार जैसा था। उसे पता था कि ये सफर अभी शुरू हुआ है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आज की सुबह ने उसे एक उम्मीद दी थी कि वो फिर से अपनी जिंदगी का मालिक बन सकता है। दोपहर के 3 बज रहे थे और आर्यन अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठा हुआ था, जहां खिड़की से आती धूप अब सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग के पीछे एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ है। काम तो बहुत था, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। उसने सोचा कि शायद एक और कॉफी का कप उसे फिर से ट्रैक पर ले आएगा। जैसे ही वो उठने लगा, उसे कल की वो सारी बातें याद आई जो डॉ सारा ने बालकनी में खड़े होकर कही थी। उसे लगा कि वो तो अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहा था, फिर ये दोपहर वाली सुस्ती उसे इतना बेबस क्यों महसूस करा रही थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो फिर से उसी पुराने चक्र में तो नहीं फंस रहा, जहां सारा दिन थकान और रात भर बेचैनी रहती थी। तभी उसने देखा कि डॉ सारा कैफे के बाहर एक बेंच पर बैठी बड़ी शांति से अपनी चाय का मजा ले रही थी। आर्यन उनके पास पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बैठते ही कहा कि सारा जी, सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सारी बैटरी ही निकाल ली हो। क्या ये सब मेहनत बेकार जा रही है? डॉ सारा ने उसकी आंखों में देखा और बड़े प्यार से मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि आर्यन, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे ये कोई बीमारी हो, जबकि ये तो तुम्हारी बायोलॉजी का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन्होंने उसे समझाया कि जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा भी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में एक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल चलता है जो लगभग हर 90 मिनट में अपनी लय बदलता है। दोपहर के इस वक्त जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा डाउन स्टेट है। इसे आफ्टरनून डिप कहते हैं। ये वो वक्त है जब कुदरत चाहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ताकि तुम शाम के वक्त फिर से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सको। आर्यन को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे लगा कि ऑफिस में रहकर वो कैसे रुक सकता है। काम तो रुकता नहीं,
सारा ने उसकी दुविधा को समझते हुए कहा कि रुकने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऑफिस छोड़कर घर चले जाओ और सो जाओ। हालांकि कई संस्कृतियों में दोपहर की नींद या सीस्टा को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहां तुम बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हो या बस कुर्सी पर सीधे बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। उन्होंने आर्यन को बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में बताया, लेकिन बिना किसी भारी नाम के। उन्होंने कहा कि बस 4 तक गिनती गिनते हुए सांस अंदर लो, 4 तक रोको और फिर 4 की गिनती में बाहर छोड़ो। उन्होंने समझाया कि एक छोटी सी क्रिया तुम्हारे उस वेगस नर्व को शांत करती है, जो तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। जब तुम अपनी सांसों को धीमा करते हो तो तुम अपने दिल को ये पैगाम भेजते हो कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इससे तुम्हारा तनाव कम होता है और तुम्हारा शरीर फिर से रिचार्ज होने लगता है। आर्यन ने वही बैठे बैठे इसे आजमाया। उसे ताज्जुब हुआ कि कैसे सिर्फ कुछ मिनटों की सचेत सांसों ने उसके दिमाग के उस कोहरे को थोड़ा सा साफ कर दिया। सारा ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि हम जो सारा दिन तनाव पालते हैं, उसका सीधा असर हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV पर पड़ता है। उन्होंने इसे एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह समझाया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ दिल वो नहीं है जो एक ही ताल पर धड़कता रहे, बल्कि वो है जो हालात के हिसाब से खुद को बदल सके। अगर तुम्हारा HRV ज्यादा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर लचीला है, वो तनाव को झेल सकता है और फिर से शांत हो सकता है। और इस लचीलेपन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने डाउन स्टेट का फायदा उठाएं। आर्यन को लगा कि वो अब तक अपने शरीर को एक रोबोट की तरह देख रहा था, जिसे बस काम करना चाहिए, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ये तो एक बारीक साज है जिसे बार बार ट्यून करने की जरूरत होती है। बातों बातों में सारा ने व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बारे में भी बात की। आर्यन ने गर्व से बताया कि वो अक्सर रात को जिम जाता है ताकि दिन भर का सारा गुस्सा और तनाव वहां निकाल सके। सारा के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता आई। उन्होंने कहा कि आर्यन, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उसका वक्त भी बहुत मायने रखता है। उन्होंने बताया कि जब तुम देर रात को बहुत भारी एक्सरसाइज करते हो तो तुम अपने शरीर के तापमान को बहुत ऊपर बढ़ा देते हो और अपने अपस्टेट को चरम पर ले जाते हो। इससे तुम्हारा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर रात को उसे ठंडा होने और डाउन स्टेट में जाने में बहुत वक्त लगता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हो सके तो अपनी सबसे भारी मेहनत दिन के पहले हिस्से में या शाम ढलने से पहले करो। इससे जो स्लीप प्रेशर बनेगा वो तुम्हें रात को एक गहरी और मरम्मत करने वाली नींद की तरफ ले जाएगा। आर्यन को यह सुनकर धक्का लगा। उसे लगता था कि रात को थक कर चूर होकर लेटना ही अच्छी नींद की गारंटी है, पर सारा ने बताया कि थकान और सुकून में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी एनर्जी को एक बैंक अकाउंट की तरह समझो। अगर तुम शाम को सारा पैसा खर्च कर दोगे तो रात को तुम्हारे पास अपने घर की मरम्मत के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि शारीरिक गतिविधि हमारे शरीर के भीतर एक प्रेशर बनाती है जिसे एडेनोसाइन कहते हैं। ये केमिकल दिन भर बढ़ता रहता है और रात को हमें सोने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर हम बहुत देर रात को कैफीन लेते हैं या बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो हम इस प्रेशर को महसूस नहीं कर पाते। आर्यन ने महसूस किया कि वो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को कितनी बुरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। सारा ने फिर रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव की बात छेड़ी जो आर्यन के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं या जब हम किसी के साथ दिल खोलकर हंसते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इसे अक्सर कडल हार्मोन या प्यार वाला हार्मोन कहा जाता है। ये सिर्फ दिल को अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि ये हमारे डाउन स्टेट का एक बहुत बड़ा ईंधन है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आर्यन को याद आया कि कैसे वो काम के चक्कर में हफ्तों तक
अपने दोस्तों या परिवार से ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसे लगा कि वो सिर्फ अपनी नींद ही नहीं खो रहा था, बल्कि वो उन एहसासों को भी खो रहा था जो उसे भीतर से जिंदा रखते थे। उन्होंने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा कि आज शाम जब तुम घर जाओ तो लैपटॉप खोलने के बजाय किसी ऐसे दोस्त को फोन करना जिससे तुमने बहुत दिनों से बात नहीं की है, या अपनी मां के पास बैठकर बस उनकी बातें सुनना। कोई काम की बात नहीं, बस बेमतलब की गप्पे। आर्यन ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। उसे समझ आ रहा था कि सेहत का मतलब सिर्फ जिम जाना या सलाद खाना नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हमारी सांसें, हमारा खाना, हमारी नींद, हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। सारा ने उसे जाते जाते एक और बात कही कि तुम्हारी अपनी जिंदगी की लहरों पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन तुम ये तो सीख ही सकते हो कि उन लहरों पर सर्फिंग कैसे की जाए। ऑफिस लौटते वक्त आर्यन के कदम पहले से थोड़े हल्के थे। उसे अब उस दोपहर की सुस्ती से नफरत नहीं थी, बल्कि वो उसे एक संकेत की तरह देख रहा था। उसने तय किया कि वो अपनी डेस्क पर ही सही, पर हर एक घंटे बाद अपनी आंखों को कुछ सेकंड के लिए आराम देगा। उसे ये जानकर हैरानी हो रही थी कि छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। जब वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठा तो उसने महसूस किया कि उसकी काम करने की एकाग्रता बढ़ गई थी। वो जो काम 2 घंटे में नहीं कर पा रहा था, उसे उसने अब 1 घंटे में ही निपटा लिया। ये डॉ सारा की उन बातों का ही जादू था जिन्होंने उसे सिखाया था कि पीछे हटना भी असल में आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। शाम को जब वो घर की तरफ निकला तो शहर का शोर उसे पहले जितना परेशान नहीं कर रहा था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि कैसे पूरी दुनिया अब धीरे धीरे शांत होने की तैयारी कर रही थी। पंछी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और सूरज भी अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था। आर्यन ने सोचा कि कुदरत कभी भी अपनी सीमाओं से ज्यादा काम नहीं करती, फिर हम इंसान ही क्यों खुद को इतना तोड़ देते हैं। उसने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल की और अपने एक पुराने दोस्त का नंबर मिलाया। बात शुरू होते ही उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की वो भारी जकड़न और कम होने लगी है। उसे लगा जैसे वो पहली बार वाकई में सांस ले रहा है, एक ऐसी सांस जो सिर्फ हवा नहीं थी बल्कि एक नया जीवन थी। उसे उस रात का इंतजार था, एक ऐसी रात जो अब उसके लिए अंधेरा नहीं बल्कि एक गहरा और सुकून भरा डाउन स्टेट होने वाली थी। आर्यन जब उस शाम अपने घर पहुंचा तो कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। मेज पर बिखरी फाइलें, चार्जर की उलझी हुई तारें और वो पुरानी कुर्सी जो शायद उसकी थकान की सबसे बड़ी गवाह थी। लेकिन आज आर्यन के अंदर कुछ बदल रहा था। उसने लैपटॉप बैग को एक कोने में रख दिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था और शहर की लाइटें जुगनू जैसी चमकने लगी थी। उसे याद आया कि कैसे डॉ सारा ने उसे डाउन स्टेट की अहमियत समझाई थी। उसे महसूस हुआ कि ये रात सिर्फ अगले दिन की तैयारी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी दुनिया है जो हमारे भीतर जागती है जब हम सो जाते हैं। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक दोस्त का मैसेज था जो उसे देर रात तक चलने वाली एक पार्टी में बुला रहा था। पहले आर्यन बिना सोचे समझे हाँ कह देता, लेकिन आज उसने रुककर अपनी सांसों को महसूस किया। उसे अपनी पलकों पर एक हल्का सा बोझ महसूस हुआ, वो स्लीप प्रेशर जिसका जिक्र सारा ने किया था। उसने मुस्कुराते हुए मैसेज को अनदेखा कर दिया और फोन को खुद से दूर मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने कमरे की लाइटें धीमी की, उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। तभी डॉ सारा की वो बात उसके कानों में गूंजी कि रात का ये वक्त हमारे दिमाग के लिए नाइट शिफ्ट की तरह होता है। उन्होंने एक बार बड़े मजेदार अंदाज में समझाया था कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग के भीतर एक सफाई अभियान शुरू होता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आर्यन को यह ख्याल बड़ा अजीब लेकिन दिलचस्प लगा।
उसने सोचा कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियां रात को सड़कों की सफाई करती हैं जब ट्रैफिक कम होता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी तब अपनी गंदगी साफ करता है जब हम डाउन स्टेट में होते हैं। सारा ने बताया था कि दिन भर काम करने के दौरान हमारे दिमाग की कोशिकाओं के बीच कुछ कचरा जमा हो जाता है, जिसे बीटा एमिलॉइड जैसे टॉक्सिन्स कहते हैं। अगर हम पर्याप्त गहरी नींद नहीं लेते तो ये कचरा साफ नहीं होता और अगली सुबह हमें वो ब्रेन फॉग महसूस होता है, जैसे किसी ने दिमाग पर जाला बुन दिया हो। आर्यन ने धीरे से अपने बिस्तर पर लेटते हुए छत की तरफ देखा। उसे समझ आया कि वो जो अक्सर 4-5 घंटे की नींद लेकर खुद को बड़ा प्रोडक्टिव समझता था, वो असल में अपने दिमाग के उस सफाई कर्मचारी को काम करने से रोक रहा था। सारा ने उसे बताया था कि नींद सिर्फ एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग चरणों स्टेजेस में चलती है। एक होता है नॉन रेम, यानी वो गहरी नींद जहां शरीर की मरम्मत होती है, मांसपेशियों का विकास होता है और इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है। और फिर आता है रेम, यानी वो सपनों वाली नींद जहां हमारा दिमाग हमारी यादों को सहेजता है और हमारे जज्बातों को सुलझाता है। आर्यन को याद आया कि कैसे कई बार वो रात भर जागकर काम करता था और अगले दिन उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता था। अब उसे समझ आया कि ये इसलिए था क्योंकि उसने अपने दिमाग को उन भावनाओं को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं दिया था। अंधेरे कमरे में लेटे हुए आर्यन को अपने फोन की वो नीली रोशनी याद आई जिसे वो अक्सर सोने से पहले घंटों देखता रहता था। सारा ने उसे चेतावनी दी थी कि ये ब्लू लाइट हमारे दिमाग के लिए एक धोखेबाज सूरज की तरह है। जब ये रोशनी हमारी आंखों में जाती है तो हमारा पिनील ग्लैंड समझता है कि अभी भी दिन है और वो मेलाटोनिन नाम के उस जादुई हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है जो हमें नींद की आगोश में ले जाता है। आर्यन ने सोचा कि वो तो खुद ही अपनी नींद का रास्ता रोक कर खड़ा था। उसने महसूस किया कि कैसे छोटी छोटी आदतों ने उसकी जिंदगी के रिदम को बिगाड़ दिया था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और महसूस किया कि कैसे अंधेरे में उसका शरीर खुद को ढीला छोड़ रहा है। उसे सारा की वो बात याद आई कि डाउन स्टेट में जाना हार मानना नहीं है, बल्कि ये खुद को फिर से जीतने के काबिल बनाना है। नींद की उस शुरुआती लहर में उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी समंदर की गहराई में उतर रहा हो। सारा ने उसे एक बार समझाया था कि गहरी नींद में हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये वो वक्त है जब हमारा दिल वाकई में आराम करता है। आर्यन को अपनी धड़कनें अब बहुत शांत महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि सारा दिन वो अपने दिल को कितनी तेजी से दौड़ाता रहता है, कभी स्ट्रेस में, कभी कैफीन के नशे में, लेकिन अब इस खामोशी में उसे पहली बार अपने होने का एहसास हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी कोशिकाएं एक एक करके फिर से जीवित हो रही है। ये एहसास किसी जादुई दवा से भी ज्यादा असरदार था। उसे अब किसी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी खुद की नेचुरल फार्मेसी का पता चल गया था। तभी उसे याद आया कि सारा ने बॉडी टेम्परेचर के बारे में क्या कहा था। उन्होंने बताया था कि गहरी नींद में जाने के लिए हमारे शरीर का तापमान थोड़ा गिरना जरूरी है। आर्यन ने महसूस किया कि कैसे कमरे की हल्की ठंडक उसे और सुकून दे रही थी। उसने सोचा कि हम इंसान कुदरत के कितने करीब हैं, फिर भी हमने अपने इर्द गिर्द दीवारों और स्क्रीन्स का ऐसा जाल बुन लिया है कि हम अपनी जड़ों को ही भूल गए हैं। उसने अपनी सांसों की लय को डॉ सारा द्वारा बताए गए उस तरीके से जोड़ने की कोशिश की, धीमी, गहरी और शांत। उसे महसूस हुआ कि उसका पेट हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे का होता है जब वो बेफिक्र होकर सोता है। उसे अपनी बचपन की वो रातें याद आई जब उसे नींद के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। क्या वो फिर से उस मासूमियत और उस सुकून को पा सकता था? डॉ सारा का जवाब था, हाँ, बस अपने डाउन स्टेट का सम्मान करना सीखो।
आर्यन के दिमाग में अब धुंधली सी तस्वीरें आने लगी थी। वो सपनों की दुनिया की दहलीज पर था। उसे सारा की वो बात याद आई कि सपने हमारे दिमाग का थेरेपी सेशन होते हैं। जब हम रेम स्लिप में होते हैं तो हमारा दिमाग पुराने अनुभवों को नए नजरिए से देखता है, डर को कम करता है और समस्याओं के हल ढूंढता है। आर्यन को लगा कि शायद यही वजह है कि सुबह उठकर कई बार हमें अपनी परेशानियों का हल खुद ब खुद मिल जाता है, जिसे हम स्लीपिंग ऑन ए प्रॉब्लम कहते हैं। उसे ताज्जुब हुआ कि प्रकृति ने हमारे भीतर कितना जटिल और सुंदर सिस्टम बनाया है और हम हैं कि बस बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। उसने महसूस किया कि अब उसकी सोच का दायरा फैल रहा था। वो अब सिर्फ एक थका हुआ इंसान नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा जीव था जो ब्रह्मांड की लय के साथ नाच रहा था। उस रात आर्यन को एक सपना आया जो बहुत ही साफ और जीवंत था। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में है, जहां चारों तरफ हरियाली है और एक शांत नदी बह रही है। डॉ सारा वहां एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उन्होंने उसकी तरफ देखकर इशारा किया और कहा, देखो आर्यन, ये नदी भी कभी कभी थम जाती है ताकि इसकी गहराई में जमा मिट्टी नीचे बैठ सके और पानी फिर से साफ हो जाए। तुम्हारा दिमाग भी इस नदी जैसा ही है। आर्यन ने उस नदी के पानी में अपना चेहरा देखा। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्पष्ट था। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का सारा शोर, सारी भागदौड़ और सारा तनाव उस बहते पानी के साथ बह गया है। उसे एक ऐसी आजादी का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। अचानक उसकी नींद खुली, लेकिन ये वो वाली नींद खुलना नहीं था जिसमें आप घबराकर उठते हैं। बाहर अभी भी अंधेरा था और कमरे में सन्नाटा था। आर्यन ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा था। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने घड़ी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब उसे वक्त की परवाह नहीं थी। उसे बस उस पल की गहराई को महसूस करना था। उसने महसूस किया कि डॉ सारा की बातें सिर्फ विज्ञान नहीं थी, वो एक जीवन दर्शन था। उन्होंने उसे सिखाया था कि खुद को प्यार करने का सबसे पहला कदम है खुद को ठहरने देना। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और उस गहरे कालेपन में समा गया, ये जानते हुए कि उसका नाइट शिफ्ट वाला कर्मचारी अभी भी काम पर है, उसके दिमाग के जालों को साफ कर रहा है और उसे एक नई चमकदार सुबह के लिए तैयार कर रहा है। वो गहरी नींद अब उसे किसी मां की गोद जैसी महसूस हो रही थी। आर्यन को एहसास हुआ कि हम अपनी सारी ताकत अपने अप स्टेट यानी जागते हुए कामों में लगा देते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत तो उस डाउन स्टेट में छिपी है जिसे हम अक्सर वक्त की बर्बादी समझते थे। उसे याद आया कि सारा ने कहा था कि अगर तुम अपनी रातों को सही कर लोगे तो तुम्हारे दिन खुद ब खुद संवर जाएंगे। उसे अब उस आने वाली सुबह का इंतजार नहीं था, बल्कि उसे इस रात की खामोशी से प्यार हो गया था। उसे समझ आया कि शांति कोई बाहरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के भीतर चलने वाला वो संगीत है जिसे सुनने के लिए बस हमें शांत होना पड़ता है। आर्यन ने एक आखिरी लंबी सांस ली और उस अथाह शांति में खो गया, जहां न कोई फाइल थी, न कोई डेडलाइन और न ही कोई अधूरा काम। वहां सिर्फ वो था और उसके भीतर बसती एक पूरी कायनात। कुछ हफ्तों बाद की बात है। शहर की भागदौड़ अभी भी वैसी ही थी, लेकिन आर्यन के भीतर कुछ गहरा बदल गया था। वो अब उस पुराने थके हुए आर्यन जैसा नहीं था जो हर वक्त एक अदृश्य बोझ तले दबा रहता था। एक शनिवार की दोपहर थी, जब वो पार्क की एक बेंच पर बैठा बस सामने बहते फव्वारे को देख रहा था। उसके पास कोई फोन नहीं था, कोई किताब नहीं थी, बस वो और उसका शांत मन। तभी उसने देखा कि डॉक्टर सारा अपनी पुरानी साइकिल रोककर उसकी तरफ आ रही है। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिसे देखकर ही आधा तनाव वैसे ही खत्म हो जाता था। सारा ने पास आकर पूछा कि आज क्या कोई खास बात है जो तुम इतने गहरे चिंतन में हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारा जी, मैं बस ये सोच रहा था कि हम लोग अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में
इतना वक्त खर्च कर देते हैं। लेकिन ये जो भीतर का सिस्टम है, ये कितना कुछ अपने आप कर लेता है अगर हम बस बीच में दखल देना बंद कर दें। सारा ने पास बैठकर घास की तरफ इशारा किया और कहा कि आर्यन, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये घास बिना किसी शोर के कैसे बढ़ती है? ये अपनी पूरी ताकत मिट्टी से शांति में खींचती है। हमारे शरीर का वेगस नर्व अभी बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने आर्यन को समझाया कि ये नर्व हमारे दिमाग से शुरू होकर हमारे फेफड़ों, दिल और पेट तक जाती है। ये एक तरह से हमारे शरीर का वो इंफॉर्मेशन हाईवे है जो हमें बताता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं। जब हम तनाव में होते हैं तो ये हाईवे जाम हो जाता है, लेकिन जब हम किसी दोस्त के साथ हंसते हैं या बस शांति से बैठते हैं तो ये वेगस नर्व हमारे शरीर में एक सुकून की लहर भेजती है। आर्यन को याद आया कि कैसे पहले वो हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, क्योंकि उसका ये हाईवे हमेशा जाम रहता था। उसने महसूस किया कि डाउन स्टेट में रहने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हमारा शरीर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बातों बातों में सारा ने सोशल डाउन स्टेट का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू छेड़ा। उन्होंने बताया कि हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो हमें बिना जज किए सुनता है, तो हमारा हार्ट रेट अपने आप संतुलित होने लगता है। उन्होंने इसे कोरेगुलेशन का नाम दिया, लेकिन आर्यन के लिए यह बस एक रूहानी जुड़ाव जैसा था। सारा ने कहा कि कई बार एक छोटी सी मुस्कान या किसी का हाथ पकड़ना भी हमारे शरीर के भीतर वही जादुई असर करता है जो घंटों की नींद करती है। आर्यन को अपनी वो पुरानी आदत याद आई जब वो लोगों से कटकर रहने लगा था ताकि ज्यादा काम कर सके। उसे अब समझ आया कि वो असल में अपनी रिकवरी का सबसे बड़ा जरिया खो रहा था। उसने महसूस किया कि हमारे रिश्ते भी हमारे डाउन स्टेट का एक हिस्सा है। अगर घर में शांति और प्यार है तो शरीर को रिपेयर होने के लिए बेहतर कच्चा माल मिलता है। सारा ने आर्यन को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आज तुम अपने इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखो। क्या तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा शोर है? क्या तुम्हारी मेज पर बहुत सारा कबाड़ जमा है? उन्होंने समझाया कि हमारा दिमाग विजुअल चीजों से बहुत प्रभावित होता है। अगर हमारे आसपास बिखराव, क्लटर है तो हमारा दिमाग उसे एक अधूरे काम की तरह देखता है और अनजाने में ही अपस्टेट में बना रहता है। आर्यन ने सोचा कि उसके कमरे की वो मेज जिस पर पुरानी फाइलों का ढेर लगा था, वो शायद उसके तनाव का एक मूक कारण थी। सारा ने सुझाव दिया कि अपने फिजिकल स्पेस को साफ रखना भी एक तरह का माइंडफुलनेस है। जब हम अपनी बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करते हैं तो हमारे अंदर का कोहरा भी छंटने लगता है। आर्यन को यह बात बड़ी मामूली लगी, लेकिन जब उसने इसे आजमाया तो उसे एहसास हुआ कि खाली जगह में सांस लेना कितना आसान हो जाता है। शाम की हल्की ठंडक बढ़ने लगी थी। सारा ने एक बहुत गहरी बात कही जो आर्यन के दिल को छू गई। उन्होंने बताया कि डाउन स्टेट में जाना एक तरह का समर्पण है, कुदरत के आगे समर्पण। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर पल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ अपनी कोशिशों को कंट्रोल कर सकते हैं, नतीजों को नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, तो हम अपने एड्रेनल ग्लैंड्स को वो छुट्टी देते हैं जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके मन की गांठ खोल दी हो। वो हमेशा अगला क्या होगा की चिंता में घुला रहता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि आज का सुकून कल की कामयाबी की बुनियाद है। उसने महसूस किया कि असली प्रोडक्टिविटी इस बात में नहीं है कि आप कितने घंटे जागे रहें, बल्कि इसमें है कि आप उन घंटों में कितने प्रेजेंट थे। सारा ने उसे मेंटल डाउन स्टेट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दिन भर में कई बार हमें माइक्रो डाउन स्टेट्स की जरूरत होती है, जैसे काम के बीच में बस 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर किसी पेड़ को देखना या बस अपनी कुर्सी के हत्थों को महसूस करना। ये छोटी छोटी ब्रेक
हमारे नर्वस सिस्टम को ये याद दिलाती है कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। आर्यन ने हंसते हुए कहा कि उसे पहले लगता था कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि ये छोटे पल ही उसे उस बड़े बर्नआउट से बचा रहे थे। उसे लगा जैसे वो एक नया चश्मा पहनकर दुनिया को देख रहा हो, जहां हर सांस में एक मौका था और हर शांति में एक ताकत। चलते चलते सारा ने उसे एक आखिरी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आर्यन, ये मत भूलना कि तुम्हारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे तुम ओवरहॉल कर सको। ये एक जीवित इकाई है जो भावनाओं और यादों से बनी है। जब तुम अपने शरीर को डाउन स्टेट का तोहफा देते हो तो तुम अपनी पुरानी कड़वी यादों और इमोशनल जख्मों को भी भरने का मौका देते हो। नींद में सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं जुड़ती, बल्कि टूटे हुए दिल और थके हुए सपने भी जुड़ते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और सारा की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि यह सफर सिर्फ बायोलॉजी का नहीं था, बल्कि ये खुद को दोबारा ढूंढने का सफर था। डॉक्टर सारा ने अपनी साइकिल उठाई और अंधेरे में ओझल हो गई, लेकिन उनकी बातें आर्यन के अंदर एक शांत लौ की तरह जल रही थी। उसे पता था कि घर जाकर उसे क्या करना है। उसे बस खुद को होने देना था। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसने सबसे पहले अपनी मेज साफ की। उसने उन कागजों को हटा दिया जिनकी अब जरूरत नहीं थी। फिर उसने एक कप गर्म हर्बल चाय बनाई और बस सोफे पर बैठकर दीवार पर पड़ती परछाइयों को देखने लगा। उसे किसी संगीत की, किसी स्क्रीन की या किसी शोर की जरूरत नहीं थी। उसे खुद के साथ रहना अब भारी नहीं लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसके वेगस नर्व ने शायद अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे एक ऐसी गहराई और सुकून महसूस हो रहा था जो उसने सालों से नहीं चखा था। उसे अपनी वो पुरानी भागदौड़ अब किसी दूसरे इंसान की कहानी जैसी लग रही थी। आर्यन अब समझ चुका था कि डाउन स्टेट कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये वो घर है जहां हमें हर रात वापस आना ही होता है, ताकि हम अगले दिन की धूप में फिर से खिल सके। उसे उस आजादी का एहसास हो रहा था जो सिर्फ अनुशासन और समझ से आती है। अब वो अपनी जिंदगी की लहरों से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि कब और कैसे शांत होना है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस आखिरी पड़ाव पर आकर आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी ही जिंदगी की एक नई किताब खोल ली हो। कुछ महीने पहले का वो आर्यन, जो आंखों के नीचे काले घेरों और दिमाग में हजारों उलझनों के साथ जीता था, अब बीते कल की बात लग रहा था। एक शाम वो अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था और उसे साफ फर्क नजर आया। उसकी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी, बल्कि एक चमक थी जो शायद सही नींद, सही खाने और सही वक्त पर ठहरने से आई थी। उसे एहसास हुआ कि ये जो बदलाव उसके भीतर आया है, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये तो उसके शरीर का हक था जिसे वो सालों से दबा रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की वो सोंधी खुशबू उसे याद दिला रही थी कि कुदरत भी अपने आप को साफ करने के लिए वक्त लेती है। तभी डॉक्टर सारा का फोन आया। वो शहर से बाहर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो आर्यन से एक आखिरी बार बात करना चाहती थी। आर्यन ने उन्हें अपनी प्रगति के बारे में बताया तो सारा की आवाज में एक सुकून था। उन्होंने कहा कि आर्यन, तुमने अब अपस्टेट और डाउन स्टेट की भाषा को समझ लिया है, लेकिन याद रखना कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सफर है। उन्होंने उसे एलोस्टैटिक लोड के बारे में समझाया, जिसे आर्यन ने अपनी भाषा में तनाव का संचित बोझ समझ लिया था। सारा ने बताया कि हमारी जिंदगी एक बाल्टी की तरह है। हर बार जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं, नींद से समझौता करते हैं या गलत खाते हैं, तो उस बाल्टी में एक एक बूंद तनाव जमा होता रहता है। अगर हम समय समय पर उस बाल्टी को खाली नहीं करते, यानी डाउन स्टेट में नहीं जाते, तो एक दिन वो बाल्टी भर जाएगी और पानी बाहर गिरने लगेगा। यही वो वक्त होता है जब बीमारियां और मानसिक थकान हमें घेर लेती है। आर्यन को समझ आया कि वो जो सालों से खुद को खींच रहा था,
वो असल में अपनी उस बाल्टी को लबालब भर चुका था। सारा ने एक और जरूरी बात कही कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से डाउन स्टेट में जाने की अपनी क्षमता को कम करने लगता है। हमारी गहरी नींद यानी स्लो वेव स्लीप उम्र के साथ कम होने लगती है। इसलिए हमें अपनी आदतों के प्रति और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने आर्यन को समझाया कि जवानी में शायद तुम 1-2 रातें जागकर काम कर लो और शरीर उसे झेल जाए, लेकिन उम्र के साथ ये बोझ बढ़ता जाता है। अगर हम अपनी रिस्टोरेटिव सिस्टम्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम समय से पहले ही पुराने एजिंग होने लगेंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि यानी डाउनस्टेली फाउंटेन ऑफ यूथ है। सारा ने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल, ये वो एंटी एजिंग क्रीम है जिसे तुम अंदर से लगाते हो और जिसका कोई खर्चा नहीं है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि दुनिया हमेशा तुम्हें और तेज दौड़ने के लिए उकसाएगी। समाज में बिजी रहने को एक सम्मान का पदक, बैज ऑफ ऑनर माना जाता है, लेकिन असली बुद्धिमानी अपनी सीमाओं को जानने में है। सारा ने कहा कि आर्यन, याद रखना कि सूरज भी अपनी पूरी ताकत दोपहर में ही दिखाता है। सुबह और शाम वो भी नरम होता है। अगर तुम हमेशा दोपहर की गर्मी बने रहने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को जला लोगे। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो अपनी लाइफस्टाइल को सीजनल बनाए। कभी कभी काम का बोझ ज्यादा होगा, तब उसे अपस्टेट में रहना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त भी उसे छोटे छोटे डाउनस्टेट के पल चुराने होंगे। ये एक तरह का संतुलन है जिसे हमें हर दिन साधना पड़ता है। आर्यन ने उनसे पूछा कि क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब उसे ये सब बहुत मुश्किल लगने लगेगा। सारा ने शांत लहजे में कहा कि मुश्किलें आएंगी, आदतें छूटेंगी और कभी कभी तुम फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे। लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम्हारे पास वो औजार, टूल्स हैं जिनसे तुम खुद को फिर से ट्रैक पर ला सको। तुम्हें पता है कि गहरी सांस कैसे लेनी है। तुम्हें पता है कि रोशनी का तुम्हारे दिमाग पर क्या असर होता है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें पता है कि रुकना हारना नहीं है। उन्होंने उसे विदा करते हुए कहा कि अपनी इस नई समझ को सिर्फ अपने तक मत रखना, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे हजारों आर्यन हैं जो अपनी बाल्टी को भरने में लगे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। फोन रखने के बाद आर्यन काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसे जिंदगी जीने का एक नया मैनुअल मिल गया हो। उसने महसूस किया कि उसका नर्वस सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल हो गया है। उसे छोटी छोटी बातों पर अब वैसी घबराहट नहीं होती थी। उसे डॉक्टर सारा की वो बात याद आई कि हमारा दिल और दिमाग एक ही धुन पर नाचते हैं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को महसूस किया। वो एक शांत और स्थिर लय में चल रही थी। उसे समझ आया कि असली आजादी वो नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सके, बल्कि असली आजादी ये है कि आप अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाकर जी सके। उसने अपने घर की लाइट्स को और धीमा कर दिया और खिड़की से बारिश की आवाज सुनने लगा। उसे वो वक्त याद आया जब वो रात को 3-3 बजे तक काम करता था और सोचता था कि वो बहुत सफल हो रहा है। आज उसे उस आर्यन पर थोड़ी दया आई। वो सफलता नहीं थी, वो तो खुद को धीरे धीरे खत्म करना था। आज उसके पास काम तो उतना ही था, लेकिन उस काम को करने का तरीका बदल गया था। वो अब अपनी सर्केडियन रिदम का सम्मान करता था। उसे पता था कि कब उसे मेहनत करनी है और कब उसे अपनी बैटरी को रिचार्ज करना है। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी भाषा सीख गया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, अपने शरीर की भाषा। ये भाषा शोर में नहीं बल्कि सन्नाटे में समझ आती है। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें बस एक लाइन लिखी, ठहरना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि ये एक लय है जिसे जीना है। हम सब एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है जो अपनी ही गति से चलता है। जब हम उस गति के खिलाफ जाते हैं तभी दुख और बीमारियां जन्म लेती हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और उस अंधेरे को महसूस किया जो अब उसे डराता नहीं था।
ये अंधेरा उसके लिए एक मरहम जैसा था, जो उसकी यादों को संजो रहा था और उसके शरीर की मरम्मत कर रहा था। उसे पता था कि कल जब सूरज उगेगा तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तैयार होगा, क्योंकि उसने आज अपनी रात को सही मायने में जिया है। बारिश अब थम चुकी थी और शहर में एक अजीब सी शांति छाई थी। आर्यन अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा, इस बार बिना किसी भारी मन के। उसे डॉक्टर सारा की उन बातों पर पूरा यकीन था कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की पूरी ताकत रखता है, बशर्ते हम उसे मौका दें। उसने महसूस किया कि डाउन स्टेट सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये खुद के प्रति करुणा, कंपैशन दिखाने का एक तरीका है। उसने अपनी रजाई ओढ़ी और उस सुकून में डूब गया जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। उसके दिमाग के वो सारे टैब्स अब बंद हो चुके थे और उसका पूरा वजूद एक गहरी शांति में सिमट गया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में आर्यन का ये सफर शायद यही रुकता है, लेकिन आपकी अपनी यात्रा अब शुरू होती है। याद रखिए, आप जो भी करते हैं, जहां भी भागते हैं, आपका शरीर हमेशा आपके साथ होता है। इसे अपना औजार नहीं, अपना साथी मानिए। डॉक्टर सारा मेडनिक की ये बातें शायद आपके भी काम आए और आप भी अपने अपस्टेट और डाउनस्टेट के बीच वो खूबसूरत झूला बना सके। अपने भीतर की शांति को ढूंढना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगली बार जब आप खुद को बहुत थका हुआ पाएं, तो भागने के बजाय बस एक पल के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि शायद वही पल आपकी अगली बड़ी कामयाबी की शुरुआत हो। इस शांत एहसास के साथ अब वक्त है खुद को एक गहरी नींद और सुकून भरे कल की ओर ले जाने का। शुभ रात्रि।